नमस्कार बच्चों, मैं प्रमोद सती। लास्ट दो लेक्चर में हमने वैद्युत बल के बारे में चर्चा की थी। अब हम बच्चों वैद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में हम चर्चा करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, इसका सूत्र पढ़ेंगे और इसके कुछ गुणधर्म के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो लेट्स सबसे पहले हमारा विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है बच्चों। हमारा वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होने वाला है हमारा वैद्युत क्षेत्र, तो किसी भी धन आवेश, देखो बच्चा, किसी भी धन आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, या किसी भी ऋण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो कैसे पता लगेगा बच्चों? किसी एक पॉजिटिव क्यू नॉट यूनिट टेस्ट चार्ज पर अगर फोर्स का अनुभव हो, एक बल का अनुभव हो, तो इस चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चा? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कि एक धन आवेश और ऋण आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है बच्चों। मैंने आपको कहा था कि जब आपका आवेश विराम अवस्था में है तो चारों ओर क्या पैदा करता है बच्चा? वैद्युत क्षेत्र। तो वही है कि एक धन आवेश या ऋण आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। अतः किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेशित कण, जैसे ये क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है, एक अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करे, वह क्या कहलाता है बच्चा? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कि ये जो एक पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, ये क्या है बच्चा? पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कि धनात्मक परीक्षण आवेश, धनात्मक इकाई परीक्षण आवेश, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र बच्चों नगण्य होता है। इसका अपना वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बच्चा? नगण्य होता है। और इसके वैद्युत क्षेत्र में जब हम रखते हैं इसको, तो यह इस पर एक बल लगता है। और बच्चों ये भी धन आवेश और ये भी धन आवेश, तो इस पर कैसा बल लगेगा बच्चा? प्रतिकर्षण वाला बल लगेगा। तो हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। अब देखो एक अन्य कोई क्यू माइनस क्यू चार्ज अगर है, तो बच्चों इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ये दोनों क्या है बच्चा? सोर्स चार्ज है। ओके बच्चा, और ये टेस्ट कर रहा है उसको, तो ये टेस्ट चार्ज हो गया बच्चा। ये परीक्षण आवेश हो गया और ये स्रोत आवेश हो गया बच्चों। तो माइनस क्यू चार्ज पर अगर यहाँ पर तुमने प्लस क्यू नॉट रखा, तो ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा बच्चा? आकर्षित करेगा। इसलिए फोर्स कहाँ की तरफ है बच्चा? इधर की तरफ। तो जिधर की तरफ ये क्यू नॉट भागेगा उधर को बोलेंगे हम कि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की है। तो बच्चों यहां पर जो क्यू है आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये क्या है बच्चा? सोर्स चार्ज। ये क्या है बच्चा? स्रोत आवेश है। ये क्या है बच्चा? स्रोत आवेश है ये। ओके बच्चा, और क्यू नॉट क्या है बच्चा? टेस्ट चार्ज है। ये क्या है आपका? परीक्षण आवेश है। ये क्या है बच्चा? परीक्षण आवेश। और ये इकाई होता है धन प्लस क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। और एफ क्या है बच्चा? आपका बल है। और ई आपका क्या है बच्चा? फील्ड है। कौन सा फील्ड है? वैद्युत फील्ड है। कौन सा फील्ड है बच्चों? ये वैद्युत फील्ड है। ठीक है बच्चा, तो लेट्स इसमें हम देखने वाले हैं बच्चों कि आपका सबसे पहले जो वैद्युत बल रेखाएं, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, उसको कैसे लिखने वाले हैं बच्चों? तो देखो बच्चा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जो होने वाला है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करे बच्चा, एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब कि बच्चों E इज इक्वल टू क्या होने वाला है? मतलब क्या? E इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा? F अपॉन क्यू नॉट। यस एंड नो बच्चा? E इज इक्वल टू क्या होगा? F अपॉन क्यू नॉट, जहां F क्या है बच्चा? वैद्युत बल है इन दो आवेश के बीच। और इस पर कितना बल लग रहा है वो है बच्चों। और क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। ठीक है बच्चा, तो ये एकांक धन आवेश होता है बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है बच्चों? F अपॉन डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं इसको। और डेल्टा क्यू का मतलब
कि जितना संभव हो सके इसका परिमाण छोटा हो। तो मतलब डेल्टा क्यू टेंस टू क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। जो इसकी लिमिट है डेल्टा क्यू जितना संभव हो सके उतना छोटा होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, क्यू नॉट ले लेते हैं कि इसका परिमाण क्या है, 1 है, और इसका अपना वैद्युत क्षेत्र इस पॉजिटिव क्यू के तुलना में नगण्य है, या इस नेगेटिव क्यू के तुलना में नगण्य है बच्चों। तो इसीलिए ये पॉजिटिव धन आवेश लिया जाता है बच्चों। शुरुआत में ये ट्रेडिशनल बना दिया गया कि भाई हम पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लेंगे, आप कभी भी यहाँ पर नेगेटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज नहीं लेंगे बच्चों। समझ में आ रही बात, ये ट्रेडिशनल बना दिया कि पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जिधर को भागेगा वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं उधर को होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं उधर को होगी, मतलब वैद्युत बल उधर को लग रहा होगा। ठीक है बच्चा, तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। एफ क्या है बच्चा, वैद्युत बल, और वैद्युत बल क्या होने वाला है बच्चों, वैद्युत बल को कैसे लिखते थे बच्चों हम, अगर इन दोनों के लिए लिखना है मैंने, तो वैद्युत बल F को कैसे लिखने वाला हूं मैं, यहां पर लिख लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चा Q, और दूसरा Q नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तो F हो गया, और डिवाइडेड बाई Q नॉट भी था बच्चों, तो ये Q नॉट। अब Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर, ये तो वैद्युत बल का परिमाण आ गया बच्चा, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ गया। अगर दिशा भी इसमें इंक्लूड करनी है बच्चों, तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा या रेडियली इनवर्ड होगा, मतलब या तो ये इधर को लग रहा है, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये आर कैप की दिशा में, या चलो ये अंदर की तरफ होगा बच्चों, माइनस आर कैप की दिशा में होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इसको, ये दिशा को बता रहा है बच्चों, ये आर कैप क्या बता रहा है, दिशा को बता रहा है कि आर की दिशा का ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है बच्चों। अब सुनना बच्चों बात को, यहां पर आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ये आ गई, परिमाण में क्या आ जाएगा बच्चों, परिमाण में ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये Q किसका कौन सा आवेश है बच्चों, ये टेस्ट चार्ज नहीं है, ये स्रोत का, ये सोर्स चार्ज है बच्चों, ये क्या है, सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जितना बल लग रहा है उस पॉइंट पर उस पॉइंट पर क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर इसको थोड़ी सा आप समझो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या है यहाँ पर, वैद्युत बल इन दो आवेश के बीच में, और डिवाइडेड बाई जो टेस्ट चार्ज है उसको डिवाइड कर दो, यस एंड नो, तो यहाँ पर आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके बच्चा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है बच्चा, कुछ नहीं है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जितना बल लग रहा है किसी बिंदु पर, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एकदम क्लियर बच्चा, आगे बढ़ू मैं, यस एंड नो, रेज योर हैंड, शो सी बेटा, आगे बढ़ू, हाथ खड़ा करो, वेरी गुड बच्चा, जयंती कोड, वेरी नाइस मेरे बच्चों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों इसमें थोड़ी सा आपको कि जो आपका वैद्युत बल की दिशा होगी, मैं इधर ही बता देता हूं आपको, जो आपकी वैद्युत बल की दिशा होगी, जो आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल की दिशा है, क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज जिधर को भागेगा उधर को वैद्युत बल की दिशा होगी, इसको फ्री छोड़ दो, तो ये इधर को भागा तो इधर को वैद्युत बल हो गया, यहां पर तुमने इसको फ्री छोड़ा तो बच्चों ये अंदर को भागा तो वैद्युत बल रेखा अंदर को ही। इसीलिए बच्चा बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो बल रेखाएं होती वो कहां की तरफ होती बच्चों, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की जो बल रेखाएं होती है अंदर आ रहा ना, वो कहां की तरफ होती बच्चों, अंदर की तरफ। इसको डिसाइड कौन करता है बच्चों, इसको डिसाइड करता क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज क्यों नहीं लेते, शुरुआत में ट्रेडिशनल बना है बच्चों कि क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिधर को भागेगा उधर को हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा मानेंगे, मतलब उधर को वैद्युत बल रेखाएं मानेंगे। क्या आप इस बात को समझ गए, जीआईसी जयंती कोड एकदम क्लियर बच्चा, वेरी गुड। ये बस ट्रेडिशनल इसी तरीके से है कि जैसे शुरुआत में मान लो दो को हम एक को हम ऐसे लिख लेते और दो को हम ऐसे लिख लेते, तो शुरुआत में यही चलता कि ये एक है और ये दो है। कुछ बात समझ में आ रही, यस एंड नो बच्चा, यस एंड नो माय चाइल्ड,
कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों उसके बाद यहां पर किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या करनी है बच्चों, फाइंड आउट करना है। अब एक किसी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है बच्चों, फाइंड आउट करनी है। अब सुनना जरा बात को, जो वैद्युत बल होता है बच्चों, जैसे दो आवेश है, ये एक Q है और ये आपका Q0 है, इनके बीच की दूरी आपकी R थी बच्चों। तो वैद्युत बल कितना लगेगा इनमें, वैद्युत बल लगेगा बच्चों कूलम्बियन बल। क्या होगा, 1/4πε0 K Q अपॉन R स्क्वायर। और जब आप वेक्टर लेते हो बच्चों, अगर आप वेक्टर में ले रहे हैं तो ये किसी दिशा में जाने वाला है, आर कैप की दिशा में। तो बच्चों एक बात याद रखना, ये एकांक सदिश है बच्चों। ये क्या है बच्चा, एकांक सदिश, आर की दिशा में एकांक सदिश है बच्चों। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है बच्चों। ये क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है मेरे बच्चों, कि ये किसी भी वेक्टर की दिशा बताता है, किसी भी सदिश की दिशा बताता है। ओके बच्चा, ये जैसे बल है, बल की दिशा कैसे बताएंगे हम, एफ कैप से। और एफ कैप अगर बल एक्स डायरेक्शन में जा रहा तो एफ कैप आई कैप हो जाएगा, बल वाई डायरेक्शन में जा रहा तो जे कैप हो जाएगा, बल जेड डायरेक्शन में जा रहा तो के कैप हो जाएगा। मतलब कि जैसे मान लो ये एक्स वेक्टर है, तो इसका वेक्टर को रिप्रेजेंटेड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और उसकी दिशा भी चाहिए। ये मैग्नीट्यूड को बता रहा और ये दिशा को बता रहा, तो एक्स कैप मतलब यूनिट वेक्टर, इसका जो दिशा बता रहा। अब बच्चों इस एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का एक फैंसी नाम है जिसको हम आई कैप बोलते हैं। समझो जरा बात को, एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं बच्चों, आई कैप। वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, जे कैप। और जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, के कैप। एकदम क्लियर। उसी प्रकार आई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं, आई कैप। अब बच्चों ये आई कैप जो सॉरी आर कैप, और ये आर किसी भी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, आर कैप बराबर वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब इस वैल्यू को आप यहां पर रखो, तो बच्चों बताओ कूलम लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आर कैप की जगह क्या लिखा तुमने, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर। तो देखो आर स्क्वायर पहले से था, एक आर और आ गया, तो दरअसल ये कितना हो गया बच्चा, वेक्टर एफ बराबर के क्यू अपॉन, ये हो गया बच्चा आर क्यू, ये और ये मल्टीप्लाइड आर क्यू और वेक्टर आर। तो बच्चों कूलम लॉ के वेक्टर फॉर्म में जो नीचे आता है बच्चों वो आर क्यूब आता है, आर स्क्वायर नहीं आता है, ये ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर ये वेक्टर आर है बच्चों, और वेक्टर आर को कैसे लिखने वाले हम, जैसे यहाँ देखो बच्चों ये आर वेक्टर है ना, इसको बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये क्या हो, स्थिति सदिश बच्चों, ये क्या हुआ, स्थिति सदिश। और इसकी वैल्यू कैसे लिखने वाले हैं आप, देखो इसकी वैल्यू लिखने वाले आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है ना इसके कंपोनेंट, तो एक्स डायरेक्शन में एक्स परिमाण और उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में वाई और उसका यूनिट वेक्टर जे कैप, और प्लस जेड डायरेक्शन में जेड और उसका यूनिट वेक्टर के कैप। तो ये हो गया बच्चे आपका स्थिति सदिश। समझ में आ रही बात। तो यहां पर जो वैल्यू रखेंगे, यहां पर दरअसल ये वैल्यू रखेंगे आप, और नीचे जब आप निकालेंगे तो क्या वैल्यू रखेंगे बच्चों, इसका परिमाण निकालेंगे। परिमाण निकालना आता है ना, परिमाण कैसे निकालते हैं बच्चों, परिमाण आप निकालते हैं, परिमाण कैसे निकालते हैं बच्चों, आप बताओ तो जरा, परिमाण कैसे निकालते हैं बच्चों, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने या क्लास 11th में वेक्टर के चैप्टर में। परिमाण आप निकालने वाले हैं बच्चों कि आर का परिमाण जो होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल आर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यू आपको नीचे यहां रखना है, उसकी पावर, इसकी पावर 3 करोगे तो 3/2 हो। ठीक है बच्चा, तो हालांकि मुझे यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर क्या निकालनी बच्चों, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, यस है नो बच्चा, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है बच्चा, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो लेट्स इसमें हम आपको सीधा निकाल के दिखाते हैं, आप एक बार
हेडिंग डाल दो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मैं फिर इसको मिटा रहा हूं यहां पर। तो बच्चों देखो, फोर्स आपका इतना हो गया जो मैंने अभी बताया कि ये बिंदु Q0 है यहाँ पर, और ओरिजिन पर Q आवेश रखा है, इनके बीच की दूरी पोजीशन वेक्टर क्या है, R वेक्टर है। तो बच्चों वेक्टर F, इनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। तो बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिख रहे हैं, वैद्युत बल का वेक्टर फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और ये वेक्टर R, दरअसल R कैप को क्या लिखने वाले हैं बच्चों, वेक्टर R डिवाइडेड बाय R। यस है ना बच्चा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है ये। तो ये जब नीचे आएगा तो ये इस तरीके से होने वाला है जो मैंने अभी आपको बताया है बच्चों। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चा, वैद्युत क्षेत्र का सामर्थ्य या तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट। वेक्टर F में आप लिखोगे तो वेक्टर F में ये वैल्यू अपॉन Q नॉट कर दोगे बच्चा, तो डायरेक्ट यहां पर क्या आ जाएगा बच्चा, इस Q नॉट से ये Q नॉट कट जाएगा क्योंकि F अपॉन Q नॉट होगा, तो क्या बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। अब सुनना बच्चों, ये E जो है ये सिर्फ R का फंक्शन है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ोगे बच्चों, पहली बार आप वर्ड सुन रहे हैं मुझे पता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बच्चा, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स, वैसे ही बच्चों अगर कोई ठोस गोला है तो उसके जो कोऑर्डिनेट है उसमें मानो उस ठोस गोले में कोई कीड़ा है, अंदर खरबूजा है, खरबूजे के अंदर कोई कीड़ा घूम रहा है, उस कीड़े की मुझे पोजीशन बतानी है। तो बच्चा एक्स वाई जेड अक्ष से ना कोऑर्डिनेट सिस्टम से थोड़ी उसकी पोजीशन बताना उतना आसान नहीं होता है। अगर हम उसके बजाय स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों वो होते हैं आर, थीटा और फाई। आप पहली बार सुन रहे हो उसको, मैं जानता हूं कि आर, थीटा और फाई बच्चों, तो इसके हिसाब से जो खरबूजे के अंदर कीड़ा भाग रहा है ना उसकी पोजीशन इन कोऑर्डिनेट से बताना ज्यादा आसान होता है। यहां पर ये कहना चाह रहा है कि जो ये चार्ज से स्फेरिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है वो केवल और केवल आर पर डिपेंड कर रहा है, इस पर और इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके बच्चों, आपको कुछ नहीं फिलहाल समझना है, केवल ये बीच में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आगे आपको इसके लिए अवेयर रहे कि ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल आर पर डिपेंड कर रहा है, थीटा और फाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चा, एकदम क्लियर है माय चाइल्ड, यस एंड नो मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, ओके वेरी गुड। तो बच्चों ये ई आर का फंक्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड सिंपल जैसे होता ही है वैसे आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों, दैट्स कि जो आपका मैग्नीट्यूड अगर आप सिंपल लेंगे इसका तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा बच्चों, ये मैग्नीट्यूड में आ जाएगा ये आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये Q कौन सा चार्ज है बच्चा, सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज नहीं है। ये कौन सा चार्ज है बच्चा, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। ठीक है बच्चा, सोर्स चार्ज आपका ये है बच्चों। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना हो गया। ये ज्यादा फंडामेंटल होता है वैद्युत बल से, ये वैद्युत बल से ज्यादा फंडामेंटल होता है बच्चों। ये प्रेजेंट टाइम पर किसी Q नॉट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो बताएगा। ठीक है बच्चा, यस एंड नो। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों का ग्राफ खींच दूं, अगर मैं आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींचूं बच्चों, ये आर स्क्वायर और ये ई है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ई। देखो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जैसे जैसे आर स्क्वायर बढ़ेगा ई घटेगा। तो बच्चों ये ग्राफ कैसे आता है, इस तरीके से ये ग्राफ आपका आता है। हालांकि जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल भी 1/r स्क्वायर से ही घटेगा बच्चों, यस एंड नो, वो भी इसी तरीके का ग्राफ आता है। तो E और R स्क्वायर में आपका ये ग्राफ आ गया बच्चों। ठीक है, हाँ अब एक चीज और बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्फेरिकल सिमेट्री है जो मैंने बताया आर, थीटा और फाइव का। अगर आपका Q पॉजिटिव है, अगर आपका Q क्या है बच्चा, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा बच्चा। रेडियली क्या होगा बच्चा, आउटवर्ड, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, नेगेटिव है,
अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो आपका अगर आपका आवेश नेगेटिव है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां होती है? अंदर की तरफ। किसने बताया ये बताया बच्चों क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो और वो जिधर को भागा उधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। कुछ बात समझ में आ रही है? यस एंड नो? यस एंड नो बच्चा? है ना? बोलो मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। तो लेट्स ये आपके, अब बच्चों इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ऑल दो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं तो 1/4πε0, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि दरअसल ये क्या था आपका, देखो बच्चा जरा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन ये आर क्यूब था और ये वेक्टर आर था। और वेक्टर आर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो क्या लिखना है आपको, ये हो गया। और आर क्यूब जैसे मैंने बताया था कि जो आर आ रहा वो क्या आ रहा बच्चा, x² प्लस y² प्लस z² का अंडर रूट, मतलब 1/2। और यहाँ आर क्यूब था बच्चों, ये क्या है, आर क्यूब। तो इसमें आर तो ये हो गया और आर क्यूब लिखेंगे तो यहाँ पर 3, तो क्या हो गया बच्चा, ये आर क्यूब कितना हो गया बच्चा, x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ऐसा भी लिख सकते, सॉरी बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आर पर डिपेंड करता है, थीटा और फाई पर डिपेंड नहीं करता बच्चों, ठीक है, ओके। तो सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है बच्चा, कि अगर Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, उन सबको वेक्टरली सम करना, उन सबको सदिश रूप में जोड़ना, वही क्या कहलाता है बच्चा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे हमने बल में ये किया है बच्चा, ठीक है, जैसे हमने किस में किया था बच्चों, ये हमने ये बल में किया था बच्चा, इट्स ओके, ठीक है मेरे बच्चों, ओके ओके बच्चा, ठीक है बच्चा। तो आगे हम चलते हैं इसमें, ठीक है बच्चा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया था आगे, ओके बच्चा। तो लेट्स अब हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टी पर बच्चों, इसके किस पर, इसकी प्रॉपर्टी पर चलते हैं हम, कि प्रॉपर्टी को कैसे इसमें सॉल्व किया जाए, ठीक है बच्चा। इसकी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाओं के गुण बच्चों, क्या, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है बच्चा, यस एंड नो, ठीक है बच्चा। वैद्युत बल रेखाओं के गुण हम इसमें पढ़ते हैं। तो जैसे ये आपका देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी बल रेखाएं क्या है, बाहर की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी बल रेखाएं अंदर की तरफ है। तो बच्चों इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस फील्ड। ये जो है आपका, ये है आपका डाइवर्जेंस फील्ड, डाइवर्जेंस फील्ड हो गया ये, डाइवर्जेंस फील्ड। और ये है आपका कन्वर्जेंस फील्ड, कन्वर्जेंस फील्ड। ये क्या हो गया आपका, डाइवर्जेंस फील्ड हो गया, और ये क्या हो गया, कन्वर्जेंस फील्ड। ये अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है बच्चों, ठीक है, ओके। तो लेकिन ये तो पहला रिप्रेजेंटेशन था, बाद वाला रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक ही लाइन से आगे खींचते हैं। ये ऐसे दिखाया गया है कि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, फिर यहाँ पर कम, फिर जैसे जैसे दूर जाते रहे वैद्युत बल कम होता जा रहा है बच्चा, वैद्युत बल कम होता जा रहा है, ठीक है बच्चा, ओके। तो बाद में जो दिखाया गया वो इस तरीके से आपको, कि एक ही लाइन से दिखाया गया है। अच्छा ये है बच्चों, ठीक है। तो लेट्स, अब आप यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों, कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, वैद्युत बल रेखाओं के गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें से क्वेश्चन आने के भरपूर संभावनाएं होती है मेरे बच्चों, सिंपल से नियम पर। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती है बच्चों, दिखती नहीं है ये रेखाएं। इनको डिसाइड कैसे किया हमने, पॉजिटिव Q0 टेस्ट चार्ज पर, मतलब किसी आवेश पर, किसी स्रोत पर हमने Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, जिधर को भागा हमने कहा भाई ये जिधर को भाग रहा उस पर एक लाइन खींचते गए और बोला ये वैद्युत बल रेखाएं है। सबसे पहले बच्चों, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है बच्चों, काल्पनिक होती है। और कैसे डिफाइन होती है, कि विद्युत क्षेत्र में रखा गया इकाई धन आवेश, ये Q0 पॉजिटिव चार्ज
क्षेत्र रेखा के साथ एक पथ का अनुसरण करता है यदि वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब अगर इसको छोड़ दिया और ये जिधर भागा, हमने कहा बच्चा वो वैद्युत बल रेखाएं हैं। सिंपल सा बात है, ठीक है बच्चा। आपको केवल ये पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद बच्चों दूसरी लाइन, ठीक है बच्चा, दूसरी कि जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं हैं बच्चों, वो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अगर दो है, मतलब ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये नेगेटिव क्यू चार्ज है बच्चों, तो क्या होगा, धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश पर खत्म होगी। धन आवेश से निकलेगी और ऋण आवेश पर खत्म होगी। ठीक है बच्चा। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, मुझे बताएंगे आप कि वैद्युत बल रेखाएं कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है बच्चा। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं होती बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती है और साउथ पर खत्म होती है। लेकिन बच्चों अंदर अंदर चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ जाती है। तो बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं तो कंटिन्यूअस होती है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है बच्चों, सतत होती है, कंटिन्यूअस होती है। मुझे ये बताओ वैद्युत बल रेखाएं कंटिन्यूअस है बच्चा कि डिसकंटिन्यूअस है? अगर कंटिन्यूअस है तो एक हाथ उठाओ, डिसकंटिन्यूअस है तो दो हाथ उठाओ। बताओ तो बच्चों, सामने स्क्रीन वाले हो, वैद्युत बल रेखाएं कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? अच्छा बच्चा, डिसकंटिन्यूअस होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चा। ये पॉजिटिव से आ रही है और अगर नेगेटिव बगल में है तो नेगेटिव पर खत्म हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आ रही है। ये दोनों में अंतर होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कंटिन्यूअस है जबकि विद्युत बल रेखाएं डिसकंटिन्यूअस है। ओके बच्चा, एकदम क्लियर है ये बात? अच्छा बच्चा, और दूसरी बात कि अगर केवल पॉजिटिव चार्ज होता तो ये बल रेखाएं यहां से और इनफाइनाइट तक जाती। केवल नेगेटिव चार्ज होता तो इनफाइनाइट से आती और यहां खत्म होती। यस एंड नो बच्चा? ठीक है। ये आगे बच्चे बढ़ते हम कि दो तीन नियम आपके कि आपका तीसरा नियम, वैद्युत बल रेखाएं एक धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर खत्म होती है बच्चा। ठीक है, आगे बच्चों चौथा वाला कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस पर खींचा गया स्पर्श है। जैसे मान लो ये है बच्चा, ओके बच्चों, और ऐसा इसने ग्राफ बना दिया। तो बच्चों ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ए पॉइंट पर इस पर स्पर्श खींच दो, ये है डायरेक्शन वैद्युत बल की। यहां पर स्पर्श खींचो, यहां पर वैद्युत बल की डायरेक्शन ये है, और यहां पर स्पर्श खींचो, यहां पर वैद्युत बल की डायरेक्शन ये है। तो स्पर्श करते हुए टेंजेंट आप किसी पॉइंट पर खींचेंगे वैद्युत बल पर, तो वो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। उस बिंदु पर क्या बताती है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। जैसे ये है आपका वैद्युत क्षेत्र, मान लो ऐसा है, मान लिया जाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को। अगर ये ए पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये बी पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये सी पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर टेंजेंट खींचो, वो डायरेक्शन आपको बताती है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी ये ऐसा ही होगा बच्चा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका बच्चों कि कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट ही नहीं सकती है बच्चों। कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है। न वैद्युत बल रेखाएं, न चुंबकीय बल रेखाएं, या न पानी की दो धार एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती बच्चों। इन दोनों में से किस दिशा में जाएगा? जो इन दोनों में से बलवान होगा, जिसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा अधिक होगा बच्चा। तो यही है कि दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। इसका मतलब अगर काटती तो यहां पर क्या होगा बच्चों? वैद्युत बल की दो दिशा हो जाएगी। वैद्युत बल की दो दिशा हो जाएगी, मतलब वैद्युत बल की यहाँ पर दो दिशा हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर इधर को भी है और इधर को भी है। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर छोड़ दिया जाए, तो ये वाला कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज इधर भी भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है एक ही समय पर, जो संभव ही नहीं है बच्चों, जो संभव ही नहीं है। तो कभी भी बल की दो वैद्युत रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। यदि वे ऐसा करते हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होगी। इसका अर्थ है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के दो दिशा, दो मान है, जो कि बिल्कुल संभव
नहीं है बच्चा। एकदम क्लियर। चुंबकीय क्षेत्र के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, वो भी दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ओके बच्चा, यस एंड नो बच्चा, हाथ खड़ा करो बच्चा, जयंती कोट, हाँ, और ऊपर पीली घाट, वेरी गुड बच्चा, ठीक है। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो दो दिशाओं उसकी हो ही नहीं सकती है। तो सिंपल बना दो यहां पर और क्रॉस कर दो कि ये नहीं हो सकता है, ठीक है बच्चा, नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चा। दो डायरेक्शन है जो कि संभव ही नहीं है बच्चा। ओके बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, सुनो जरा बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, ये लाइन खींचना हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जब मान लो मैंने एक क्यू चार्ज है, एक 4 क्यू चार्ज है, अगर मैंने क्यू चार्ज से एक लाइन, दो लाइन खींची, तो 4 क्यू चार्ज से मुझे इसका 4 गुना लाइन खींचनी पड़ेगी, 8 लाइन खींचनी पड़ेगी, 8 लाइन खींचनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो तब जाके मैं बता सकता हूं कि ये इसका वैद्युत क्षेत्र कम है और इसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है बच्चों। तो ये यही बताना चाह रहे हैं कि बल की वैद्युत रेखाएं अगर निकट होती है जहां पर वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है, और जहां दूर दूर होगा वहां पर वैद्युत क्षेत्र कम होता है बच्चा। तो मतलब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बड़ा वाला क्यू का ज्यादा है, छोटे वाला क्यू का ज्यादा है, तो वैद्युत क्षेत्र बड़ा वाला क्यू का ज्यादा है और छोटे वाले क्यू का कम है बच्चों। तो यही बोलना चाह रहा है कि जहां पर वैद्युत क्षेत्र कमजोर होता है वहां पर रेखाएं फैलती है। जैसे ये दूर, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम है तो यहाँ पर फैली है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो यहाँ पर नजदीक नजदीक होती है। तो जहां पर वैद्युत बल रेखाएं नजदीक नजदीक हो वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, और जहां पर दूर दूर हो वहां पर कम होता है। मतलब यहाँ पर क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज पर ज्यादा बल लगेगा और यहाँ पर कम लगेगा, यहाँ पर ज्यादा बल लगेगा और उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कम लगेगा। एकदम क्लियर बच्चा, यस एंड नो, यस एंड नो बच्चा, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, देखो बच्चा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि किसी भी बल की विद्युत रेखाएं किसी भी चालक पर, ये जैसे ये चालक, ये कोई कंडक्टर है बच्चा, ये क्या है बच्चा, कंडक्टर है, ये क्या है बच्चा आपका, कंडक्टर है, ये कोई चालक है बच्चों, और इसमें धन आवेश है, ठीक है बच्चा। तो धन आवेश में चालक के पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं होती है बच्चों, हमेशा 90 डिग्री पर होती है, हमेशा क्या होती है बच्चों, 90 डिग्री पर होती है। और यहाँ धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी बच्चों, डाइवर्जेंस करेगी बाहर की तरफ, चाहे ऐसा है आपका या चाहे आपका चालक गोला ऐसा है, और इसके सरफेस पर जो फ्री आवेश है बच्चों, वो चालक गोले पर हमेशा सरफेस पर आ जाते हैं, फ्री आवेश हमेशा चालक पर सरफेस पर आते, पृष्ठ पर आते। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा 90 डिग्री होगी बच्चों, हमेशा क्या होगी बच्चों, 90 डिग्री होगी, अभिलंब होगी बच्चों, बाहर की तरफ होगी अगर पॉजिटिव आवेश है। और अगर यहाँ पर नेगेटिव आवेश होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होता बच्चों, अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती बच्चों, अंदर की तरफ। ठीक है बच्चा, कौन डिसाइड करेगा बच्चों, क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एकदम क्लियर, यस एंड नो बच्चा, हाँ ना बोलो। ओके बच्चा, अब जैसे सेफ ऐसा है, ऐसा सेफ है, इसके पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो बच्चा यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, हर पॉइंट पर क्या है बच्चा, 90 डिग्री है, यस एंड नो, हर पॉइंट पर क्या है बच्चा, ये 90 डिग्री। तो मतलब किसी भी सतह से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, सरफेस पृष्ठ से 90 डिग्री बाहर की तरफ होगा अगर पॉजिटिव है, और नेगेटिव है तो 90 डिग्री अंदर की तरफ होगा, यस एंड नो बच्चा। और अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन, आगे देखेंगे हम उसको, कि ये बात समझ में आई बच्चा, ये बात समझ में आई। अगर एक सिंपल रॉड होगी और ये पॉजिटिव चार्ज है, आवेश, एक चालक तार है, इसमें वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा बच्चा, बाहर, रेडियली आउटवर्ड, कितनी डिग्री, 90 डिग्री। कुछ बात समझ में आ रही है बच्चा, यस एंड नो, हाँ ना बोलो बच्चा, जयंती को, यस एंड नो, ठीक है बच्चा, यस, वेरी गुड, सब बस। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, ओके मेरे बच्चे,
ओके बच्चा। अच्छा, अगर दो सेम आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करती है, और दो असमान आवेश है तो एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करती है, वो आपको पता है। अब ये बच्चा थोड़ी सा ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां देखो कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ रेखाओं की संख्या क्षेत्र रेखाओं के लंबक अनुभागीय क्षेत्र अर्थात बल की रेखाओं के घनत्व उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण समानुपाती होता है। अरे कुछ नहीं है, जैसे ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, बता चुका हूं मैं इसको। यहां से एक बल लिखा, दूसरी बल लिखा, तीसरी बल लिखा, चौथी बल लिखा, पांचवी बल लिखा, छठवीं बल लिखा। अगर यहां पर का एरिया और उतना ही एरिया यहां लो, तो बच्चों बताओ ज्यादा वैद्युत क्षेत्र इस ए पॉइंट पर है या बी पॉइंट पर है? ज्यादा वैद्युत क्षेत्र है बच्चों ए पॉइंट पर। क्यों? उतने ही एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, और उतने ही एरिया से यहाँ क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है। तो लेट्स की द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, इसके परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस is directly proportional to the magnitude intensity of electric field lines in that line। जितनी लाइन इसमें जा रही, ज्यादा लाइन जाएगी तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। अगर कम जाएगी तो कम होगी बच्चा। ये इसका आप मतलब है बच्चा, ठीक है। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला पॉइंट यहां पर बच्चों कि बल की वैद्युत रेखाएं किसी चालक तार से नहीं गुजरती है अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन। कि अगर बच्चों ये आपका कोई चालक है और इस पर जो भी फ्री आवेश आप देते हैं बच्चों हमेशा सरफेस पर आ जाता है। कहा जाता है हमेशा सरफेस पर आ जाता है, जैसे ये दो सरफेस पर आ जाता है। और सरफेस पर आने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से क्या होता, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड। तो भाई यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बाहर कुछ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ना कुछ। यस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन बच्चों अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन क्या होता है? जीरो होता है, अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन। जैसे लो बच्चा, वैद्युत स्थितिकी की शर्त के अनुसार अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों वो शून्य होती है। जैसे तुमने स्कूल में पढ़ा होगा भी कि अगर कोई ठोस गोला है, कंडक्टिंग ठोस गोला है, चालक गोला है, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। इसके सरफेस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका रेडियस r है तो Q/r² होता है। बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r छोटी वाला r है तो Q/r² हो जाता है। लेकिन अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक तार हो सकता है, गोला हो सकता है, जो चालक वस्तु है उसके अंदर क्या है बच्चा? जीरो है, अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन। मतलब चालक आपका जो आपके आवेश है वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है बच्चा, यस एंड नो। तो इसका फिगर आपको मिलेगा यहाँ पर, इसका फिगर आपको मिलेगा बच्चों, जैसे ये आपका फिगर है। तो देखो बच्चों यहाँ पर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन, तो देखो ये सॉलिड कंडक्टर हो सकता है, हॉलो हो सकता है, ठीक है बच्चा। तो यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E = क्या है बच्चा? जीरो है, नो फील्ड। देखो अगर ये आपकी पॉजिटिव प्लेट थी और ये आपकी नेगेटिव प्लेट थी, तो इस भाई ने क्या किया बच्चों? नेगेटिव प्लेट यहां पर जो ये कंडक्टर था ना, इसके पॉजिटिव इधर इस प्लेट पर आ गए हैं, और ये पॉजिटिव प्लेट थी तो इसके नेगेटिव यहां पर आ गए हैं। यस एंड नो बच्चा। तो अब देखो बाहर तो क्या हो गया? देखो बाहर तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन से ऋण की तरफ होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धन से ऋण की तरफ होती है। तो धन वैद्युत फील्ड क्या हो गया? यहाँ से धन से ऋण, धन से ऋण, धन से ऋण, धन से ऋण, धन से, इस पर ऋण आवेश हो गया, क्योंकि यहाँ पर धन प्लेट लगा दी थी आपने, यहाँ पर ऋण प्लेट लगा दी थी, तो इसके पॉजिटिव इस तरफ शिफ्ट हो गए थोड़ी सा। यस एंड नो बच्चा। तो और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? इधर को नहीं बच्चा, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, और यहाँ से इधर। लेकिन अंदर वैद्युत बल रेखाएं क्या है? शून्य है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है बच्चा? शून्य है। समझ में आ रही बात? यस एंड नो बच्चा, यस एंड नो। अच्छा मान लो बच्चों में यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगा देता, तो यहाँ पर क्या पैदा हो जाते? पॉजिटिव। और यहाँ पर मैं पॉजिटिव लगा देता तो यहाँ क्या पैदा हो जाते? नेगेटिव। लेकिन फिर भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती? जीरो।
एकदम क्लियर बच्चा, एकदम क्लियर, खाना बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बच्चा, वैद्युत बल की विद्युत रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती है, अथवा चालक के आंतरिक भाग में वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव से मुक्त होता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, 0। याद रखना, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन। समझ में आ रही बात, क्योंकि जब चार्ज भागेगा, करंट फ्लो होगा, तो कुछ होगा बच्चा उसके बाद, ठीक है। अभी इस चैप्टर में हम बेहिचक 0 बोल देंगे। अच्छा बच्चों, अगर आपका लास्ट पॉइंट की आपकी जो वैद्युत बल रेखाएं है ना पॉजिटिव, ये बच्चों खत्म नहीं होती स्पेस में, ये यहां से जाएगी और कहां तक जाएगी बच्चों, इनफाइनाइट तक। यस एंड नो बच्चा, ये पॉजिटिव लाइन यहां से जाएगी और कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। ये मुक्त आवेश में समाप्त, अंतरिक्ष में समाप्त नहीं होती। दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। यस एंड नो बच्चा, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, ये स्पेस में खत्म नहीं होती है। नेगेटिव है तो इनफाइनाइट से आ रही होगी। अब इनफाइनाइट में मतलब धीरे धीरे उसका वैद्युत बल कम होगा बच्चा, वैद्युत बल कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ रहेगा। ओके बच्चा, ठीक है। तो लेट्स, ये थी बच्चों आपकी वैद्युत बल रेखाओं के गुण। बच्चों वैद्युत बल रेखाओं के गुण मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कितने गुण होने वाले हैं, तो 10, 11, 12 जितने भी हैं। तो बच्चों आगे हम पढ़ते रहेंगे इसको, और उसके बाद बच्चों सुनना जरा बात को, कि यहां पर कुछ चीजें आपको आइडिया, पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया आएगा बच्चा, पढ़ते पढ़ते आपको क्या आएगा बच्चा, आइडिया आएगा। तो इसमें जैसे हम 1-2 क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। देखो यहां देखो बच्चा, जैसे ये है क्वेश्चन आया हुआ बच्चा, क्वेश्चन है ये, तो बताओ मुझे फटक से, ठीक है। तो बच्चा ये क्या है बच्चा, धातु का एक अनावेशित गोला जो आवेशित नहीं था, धातु का एक, धातु मतलब कंडक्टर होगा बच्चा, धातु मतलब कंडक्टर होगा। धातु का एक अनावेशित गोला दो आवेशित प्लेटों के बीच चित्र के अनुसार रखा गया है। वैद्युत बल रेखाओं की प्रकृति किस प्रकार की होगी, बताओ बच्चों। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा बच्चा, जरा दिमाग लगाओ तो। यस एंड नो बच्चा, एकदम क्लियर बच्चा, क्या होने वाला है बच्चा, ए बी सी डी। चलो सोच के बताना बच्चों, ठीक है। तो पढ़ते रहो, कल कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।